बी लिमिटेड is a highly successful company and wishes to expand by acquiring other firms। तो जो बी लिमिटेड है वो ऑलरेडी बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी है। अब वो कह रही है कि यार मैं ऑलरेडी इतना ग्रो कर चुकी हूँ, अब मैं अपने आप से और ग्रो नहीं कर सकती। अब मैं ग्रोथ का एक जो मीडियम होता है एक्सपेंशन है, मैं उसको चुनूंगी और मैं क्या करूँगी, जो दूसरे दूसरे फर्म्स है उसको क्या करूँगा, अपना मर्ज करके मैं एक्सपेंड करूँगा अपने आप को। इट्स एक्सपेक्टेड हाई ग्रोथ इन अर्निंग्स एंड डिविडेंड इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स पीई रेशियो 17। और जो बी लिमिटेड है उसका जो पीई रेशियो है वो 17 है, यानी जाहिर सी बात है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड होगी इसकी। अब देखो ये जो आगे की लाइन है ना ये बेकार है, तो इसको काट दिया मैंने, ठीक है, आप भी काट दो, बेकार है पढ़ने का। अगर इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। C Limited has been suggested as a possible takeover for target for takeover। तो B Limited क्या करना चाहता है, B Limited टेक ओवर करना चाहता है, मर्ज करना चाहता है फर्म्स को। तो B Limited ने आइडेंटिफाई किया है एक फर्म जिसको वो क्या कर सकता है, उसका वो पॉसिबल टेक ओवर कर सकता है, और वो फर्म है C Limited की, जिसकी जो पीई रेशियो है वो 10 है। सी लिमिटेड की पीई रेशियो कितनी है, 10, और जो बी लिमिटेड है उसकी पीई रेशियो हमें यहाँ पे 17 बता रखी है। जो सी लिमिटेड है उसके अभी मार्केट में कितने शेयर्स अवेलेबल हैं, 1 लाख शेयर्स अवेलेबल हैं, और हर शेयर की प्राइस 15 रुपीज़ है। जो बी लिमिटेड है उसका मार्केट में 5 लाख नंबर ऑफ शेयर हैं, और जो बी लिमिटेड का जो शेयर प्राइस है वो 12 रुपये का है। तो ये जितने भी ऑरेंज कलर से जो हाईलाइट कर रखी है ये बी लिमिटेड की इन्फॉर्मेशन है, और जो ग्रीन कलर से मैंने जो हाईलाइट कर रखी है ये हमारी सी लिमिटेड की इन्फॉर्मेशन है। Calculate the change in earnings per share of B Limited if it acquires the whole of C Limited by issuing shares at its market price of ₹12। कह रहा है कि आपको क्या बताना है, आपको बी लिमिटेड का जो ईपीएस में जो चेंज आ रहा है ना वो बताना है। बी लिमिटेड के जो ईपीएस, हाँ ईपीएस, बी लिमिटेड के ईपीएस में जो चेंज आ रहा है। अब चेंज मतलब कि जो प्री मर्जर जो ईपीएस होगा उसे हमें कंपेयर करना होगा पोस्ट मर्जर ईपीएस से। बी लिमिटेड का जो भी पोस्ट मर्जर ईपीएस होगा और जो प्री मर्जर ईपीएस होगा इन दोनों को हमें कंपेयर करना पड़ेगा। अभी आगे ही कह रहा है कि जो इसने जो सी लिमिटेड का जो टेक ओवर किया है ना वो किया है अपने शेयर्स को इशू करके, और किस रेट पे इशू किया है, 12 रुपये की जो उसकी मार्केट प्राइस है ना उसी रेट पे इसने इशू किया है। यानी ये क्या हो गया हमारे लिए, जब ये इन्फॉर्मेशन हमें दे रखा है यहाँ पे कि जो बी लिमिटेड है उसने अपने शेयर इशू करके सी लिमिटेड का टेक ओवर किया, और जो बी लिमिटेड है उसका जो मार्केट प्राइस दे रखा है वो 12 रुपये का दे रखा है। मतलब ये क्या होगा हमारे लिए, ये हमारे लिए पैरामीटर हो गया, एक्सचेंज रेशियो वाला पैरामीटर है ये, ठीक। एज्यूम द प्राइस ऑफ बी लिमिटेड शेयर्स रिमेन कॉन्स्टेंट, और हमें एज्यूम करना है कि जो बी लिमिटेड का जो शेयर प्राइस है वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो बी लिमिटेड का जो प्री मर्जर एमपीएस है वो उसके पोस्ट मर्जर एमपीएस के बराबर है। यानी जो बी लिमिटेड का जो एमपीएस अभी कितना 12, तो ये पोस्ट मर्जर मर्ज होने के बाद भी कितना रहने वाला है, ये 12 रुपया ही रहने वाला है बी लिमिटेड का, ठीक है। तो हमें हाँ ये कंपेयर करना था ना, प्री मर्जर ईपीएस ऑफ बी लिमिटेड को किससे कंपेयर करना था, पोस्ट मर्जर ईपीएस ऑफ बी लिमिटेड। तो पोस्ट मर्जर जो ईपीएस होता है उसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है क्या होता है ना। तो ईएटी ऑफ एक्वायरर कंपनी प्लस ईएटी ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइड बाय एक्वायर्स कंपनी शेयर्स प्लस शेयर्स इशूड बाय एक्वायरर कंपनी टू टारगेट कंपनी, है ना, ये होता है फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले तो हम प्री मर्जर ईपीएस निकालते हैं, बड़े आराम से निकल के आ जाएगा। देखो जो ईपीएस होता है उसको निकालने के दो फॉर्मूले ज़्यादातर हमें दिखते हैं। पहला तो ये होता है कि जो भी आपकी टोटल अर्निंग्स है उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर से, तो आपकी ईपीएस आ जाएगी। लेकिन हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर तो दे रखा है बट टोटल अर्निंग्स हमें दी नहीं रखी, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर नहीं सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला हमारा, अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो एक पीई रेशियो का फॉर्मूला जो है वो बार बार यूज़ हो रहा है। पी रेशियो कैसे निकलता है, पी रेशियो हमारा आता है एमपीएस बाय ईपीएस करके पी रेशियो। अब हमें ईपीएस ही तो निकालना है ना, तो ईपीएस को हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, ईपीएस को हम एज्यूम कर लेते हैं एक्स। तो यहाँ पे बी लिमिटेड का फॉर्मूला लिखा है मैंने, यहाँ पे सी लिमिटेड का फॉर्मूला लिखा है। पी रेशियो कितना है, पी रेशियो तो हमें पता है और दोनों कंपनीज का पता है। पी रेशियो जो बी लिमिटेड है यानी जो एक्वायर कंपनी है उसका 17 है, और जो टारगेट कंपनी है उसका 10 है, यानी इसका 17 है, इसका 10 है। एमपीएस भी पता है हमें,
एक्वायर कंपनी का 12 है, टारगेट कंपनी का 15, यानी इसका 12 इसका 15, और ईपीएस तो हमें निकालना है, तो ईपीएस हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो बी लिमिटेड का यानी जो एक्वायर कंपनी है उसका जो ईपीएस आएगा वो आपका 0.7 आएगा, और जो सी लिमिटेड है उसका 1.5 आएगा। वैसे तो हमें सी लिमिटेड का निकालने की जरूरत नहीं था, बट हमने फिर भी निकाल दिया ताकि सी लिमिटेड बुरा ना मान जाए। तो बी लिमिटेड का हमने निकाल दिया 0.71 प्री मर्जर ईपीएस। तो हमने यहाँ पे ये प्री मर्जर ईपीएस और बीपीएस हमारा बी लिमिटेड की जगह हमने क्या लिख दिया था 0.71। तो हमारा एक पार्ट तो सॉल्व होगा। अब दूसरा पार्ट हमें यानी पोस्ट मर्जर ईपीएस निकालना है बी लिमिटेड का। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, अर्निंग आफ्टर टैक्स ऑफ बी लिमिटेड चाहिए और अर्निंग आफ्टर टैक्स ऑफ सी लिमिटेड चाहिए। बट अर्निंग आफ्टर टैक्स यानी अर्निंग्स तो हमें दे नहीं रखी है, तो अर्निंग्स कैसे निकाल सकते हैं यार, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू ईपीएस कर दो तो आपकी अर्निंग्स आ जाएगी, सिंपल, ठीक। लेकिन प्रॉब्लम एक ये है कि ईपीएस तो हमें पता है, लेकिन हमें ईपीएस प्री मर्जर वाला पता है, पोस्ट मर्जर वाला नहीं पता है। यहाँ पे सारी चीज़ें पोस्ट मर्जर वाली ही तो डलेंगी, तो पोस्ट मर्जर ईपीएस हमें नहीं पता है, तो हमें पोस्ट मर्जर ईपीएस निकालना पड़ेगा। तो जिस तरीके से हमने प्री मर्जर निकाला उसी तरीके से हम पोस्ट मर्जर ईपीएस भी तो निकाल सकते हैं। बस शर्त ये है कि जो ये पीई रेशियो है ना, ये पोस्ट मर्जर वाला होना चाहिए। ये मतलब जैसे यहाँ पे सारी चीज़ें अभी प्री मर्जर वाली थी, अब अगर हम यहाँ पे सारी चीज़ें पोस्ट मर्जर वाली डालते तो हमारा जो ईपीएस है वो भी पोस्ट मर्जर वाला निकल जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला हम यही रखते हैं, हम क्या रखते हैं, फॉर्मूला हम यही रखते हैं, प्री पोस्ट मर्जर ईपीएस वाला। अब देखो, अगर इसी फॉर्मूले में अगर मैं ऊपर नंबर ऑफ शेयर से इंटू कर दूँ और नीचे भी नंबर ऑफ शेयर से इंटू कर दूँ, जो कि मैंने इस यहाँ पे किया है, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मैंने सेम से इंटू किया तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इंटू कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये पहले मार्केट प्राइस पर शेयर था, अब ये टोटल नंबर ऑफ शेयर से अगर मैं इंटू कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये पूरा मार्केट कैप बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, पूरा मार्केट कैप बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, ये पूरा बन जाएगा अर्निंग्स। अभी तो अर्निंग पर शेयर थी, इंटू नंबर ऑफ शेयर, टोटल नंबर शेयर इंटू अगर मैं कर दूँ तो ये पूरी टोटल अर्निंग्स बन जाएगी। बट हमें जो इसके लिए जो पीई रेशियो चाहिए वो तो पोस्ट मर्जर का चाहिए होगा। तो देखो, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जो कंपनीज का जो पोस्ट मर्जर पीई रेशियो होता है, पोस्ट मर्जर पीई रेशियो होता है, और जो प्री मर्जर पीई रेशियो होता है, ये दोनों सेम ही होता है, जब तक कि क्वेश्चन ऐसा स्पेसिफिक ना बोले कि इसका पोस्ट मर्जर जो पीई रेशियो है वो चेंज हो गया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या मानते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हम मानते हैं कि कंपनीज का जो पी रेशियो होता है वो पोस्ट मर्जर और प्री मर्जर दोनों सेम ही होता है। तो पी रेशियो प्री मर्जर कितना था, इसका 17 था, इसका 10 था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बी लिमिटेड का क्या डाल दिया, 17 डाल दिया। हमने बी लिमिटेड का जो पी रेशियो है वो 17 डाला, इक्वल टू एमपीएस हमें पता है, एमपीएस कितना था, 12। नंबर ऑफ शेयर्स कितने, नंबर ऑफ शेयर आप देखोगे बी लिमिटेड के पास तो कितने 5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो हमने यहाँ पे 5 लाख से इंटू कर दिया, डिवाइड बाय टोटल अर्निंग्स। तो हमें निकालनी है ना, हमें क्या निकालने में, टोटल अर्निंग्स तो निकालने बी लिमिटेड की। तो हमने क्या डाल दिया था, नीचे पूरा एक्स डाल दिया। इसको सॉल्व करोगे तो आपकी एक्स वैल्यू निकल करके आ जाएगी, यानी बी लिमिटेड की हमें अर्निंग्स हमें यहाँ पे पता चल गई। तो देखो हमने यहाँ पे रख दिया ना, लेकिन हमें अब चाहिए सी लिमिटेड का। तो सी लिमिटेड का जो हम ये निकालते हैं, सी लिमिटेड का क्या निकालते हैं हम, सी लिमिटेड का भी पी रेशियो 10 है, सेम ही होता है। सी लिमिटेड का जो एमपीएस है वो देखो यहाँ पे ना, सी लिमिटेड के एमपीएस के बारे में नहीं बता रखा है कि जो सी लिमिटेड का एमपीएस है वो क्या होगा। बी लिमिटेड के बारे में तो बता रखा है कि जो बी लिमिटेड का एमपीएस है वो सेम ही रहेगा। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो सी लिमिटेड है ना उसका भी एमपीएस क्या होगा, उसका भी एमपीएस सेम ही होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो हम उसको सेम ही मान लेते हैं। तो हमने उसको सेम मान लिया। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 1 लाख शेयर्स से, तो हमने 1 लाख से इंटू कर दिया, और ईपीएस को या टोटल अर्निंग्स को हमने क्या माना, एक्स माना। तो सॉल्व किया तो हमारा कितना आ गया, 1.5 लाख। तो हमने ये 1.5 लाख डाल दिया। हम ये इसकी फिगर मिल गई हमें पास, इसकी फिगर मिल गई। और बी लिमिटेड के शेयर्स कितने होंगे, बी लिमिटेड के शेयर्स दे तो रखें। देखो, जो बी लिमिटेड होता है, जो एक्वायर्ड कंपनी होता है, उसका प्री मर्जर शेयर और जो पोस्ट मर्जर शेयर होता है वो लगभग सेम ही होता है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट सेम ही माना जाता है। तो अब इसके पास प्री मर्जर जो शेयर नंबर ऑफ शेयर्स है टोटल कितने थे, 5 लाख। तो कितने रहेंगे, पोस्ट मर्जर भी 5 लाख ही रहेंगे।
फिर जो शेयर है वो एक्वायरर कंपनी ने यानी बी लिमिटेड ने सी लिमिटेड को कितने नंबर ऑफ शेयर इशू किए। तो देखो जो शेयर जो इशू किए जाते हैं ना वो एक्सचेंज रेशियो के बेसिस पे इशू किए जाते हैं। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्सचेंज रेशियो क्या है। तो ये तो हमें ठीक है। तो एक्सचेंज रेशियो क्या होता है? एक्सचेंज रेशियो पैरामीटर ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइड बाय पैरामीटर ऑफ एक्वायरर कंपनी, यही होता है। तो पैरामीटर है क्या? हमने यहाँ पे देखा था पैरामीटर क्या है। पैरामीटर है मार्केट प्राइस, देखा था ना हमने यहाँ पे। तो टारगेट कंपनी का मार्केट प्राइस डिवाइड बाय एक्वायर कंपनी का मार्केट प्राइस। टारगेट कंपनी का मार्केट प्राइस 12 और एक्वायर कंपनी का जो मार्केट प्राइस है वो 15 है। तो एक्सचेंज रेशियो हमारा क्या हो गया? 12/15। तो अब देखो शेयर कितने इशू किए हैं बी लिमिटेड ने। तो 1,00,000 शेयर्स ऑलरेडी हैं इसके पास। इसके बदले में ये हर शेयर के बदले में 5/12 जो है शेयर्स इसको इशू किए जाएंगे। तो यानी अगर 15/12, अगर एक शेयर के बदले में 15/12 शेयर इशू किए जाएंगे तो 1,00,000 शेयर इसके पास है। तो इसको कितने नंबर ऑफ शेयर इशू किए जाएंगे? इसको सॉल्व कर लेना, आपका निकल करके आ जाएगा। तो आप जब आप देखोगे ना तो इसको जब पूरे टोटल को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.8। यानी जो प्री मर्जर ईपीएस है वो तो 0.71 आ रही है, लेकिन जो पोस्ट मर्जर ईपीएस है हमारी वो बढ़ गई है, 0.8 हो गई है। इसको 0 मानते हैं, 0.80 हो गई है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी वही चीज़ है। तो सवाल आपको हो गया है सॉल्व। कोई भी दिक्कत है कमेंट में अपनी क्वेरी डाल देना।